अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k, बी इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड सी इज इक्वल टू दिस वेक्टर। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमें एक डी वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और जिसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ 15 आता हो। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, जैसे हमने मान लिया ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अगर हमसे सिर्फ ये पूछता कि हमें वो वेक्टर निकालो जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो हम बेसिकली ए क्रॉस बी निकालते हैं और ये हमारे लिए आसान भी पड़ता है। तो क्यों क्या करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालने के लिए बेसिकली ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर आया है ये हमारा ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें एक कंडीशन हमें जब ये दे रखी ना कि सी डॉट डी 15 होना चाहिए, तब हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, देखो, तो हम पहले ही एक वेक्टर डी मान लेते हैं और डी वेक्टर क्या मान लेते हैं, d1i d2 j d3k। ये वेक्टर हमने डी मान लिया। अब ये वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है और सी डॉट डी 15 है। यानी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ए डॉट डी जीरो होगा, बी डॉट डी जीरो होगा और सी डॉट डी हमें दे रखा है 15। अब यहाँ पे हमारी तीन इक्वेशन बनेंगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और तीन वेरिएबल हैं। तीन इक्वेशन हो और तीन वेरिएबल हो तो उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ए वेक्टर दे रखा है और ये डी वेक्टर दे रखा है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे आई के साथ इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है, 1। ये d1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू d1, इसका इसके साथ 4 इंटू d2, इसका इसके साथ 2 इंटू d3 विच इज इक्वल टू 0। ये फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे इसका d1 3 इंटू d1, ये हो जाएगा -2 इंटू d2, ये हो जाएगा 7 इंटू d3 इज इक्वल टू 0। इसके लिए देखो यहाँ पे ये c है तो 2 इंटू d1 माइनस का d2 प्लस का 4 d3 इज इक्वल टू 15। ये तीन इक्वेशन मिल गई। यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, d1 प्लस 4 d2 प्लस 2 d3 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी जो दे रखी है 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। और ये हमारी जो है 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 ये हमारी दे रखी है 15। तो ये तीन इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम एक एक करके वेरिएबल हटाते जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको हमने मान लिया 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3। हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पे 2 हम लिखेंगे तो ये इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d1 में से अगर 3d1 जाएगा तो यहाँ पे d1 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2d2 और ये हो जाएगा, जब माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 2d2 तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 2 जा 8d3 और 8d3 में से अगर 7d3 जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ d3 बचेगा। और 15 2 जा 30 में से 0 गया 30। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 में से अगर हम d2 को माइनस करना चाहें तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, d3 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू इक्वेशन 3, d3 नहीं इक्वेशन 3 बोलना है, ठीक है।
इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ये माइनस का था, ये प्लस का है, तो सिंपली ऐड कर देंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसमें जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8d1 में अगर हम 1d1 ऐड करेंगे तो ये 9d1 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का 4d2, ये प्लस का 4d2 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16d3, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18d3, तो ये आ गया 18d3 और विच इज इक्वल टू यहाँ पे 15 4 ज़ा 60, 15 चौको 60। अब यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए और दो वेरिएबल हैं, तो इसको हमारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो है आ जाएगी हमारी इस तरह से d1 प्लस d3 इज इक्वल टू 30। ऊपर वाले को ऐसे लिख लिया। यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 9 जाएगा, यहाँ पे 2d3 बचेगा और 9 को हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे d1 प्लस 2d3 इज इक्वल टू 60/9। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 यानी 20/3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये d1 तो चला जाएगा, 2d3 में से एक d3 जाएगा, तो यहाँ पे d3 बचेगा 20/3 माइनस 30। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 माइनस 3 3 ज़ा 9 यानी 90/3। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 90 में से जब 20 जाएगा तो ये बचेगा 70 और वो भी माइनस का, तो माइनस 70/3। तो जब एक वेरिएबल मिल गया तो हम बाकी के भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो d3 आया है वो आया है माइनस 70/3। ठीक है, और इस d3 को अगर हम इक्वेशन 4 या 5 में रखें, बेसिकली हम 4 में रख लेते हैं, आसान पड़ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन 4 में रखेंगे तो यहाँ से हमें d1 मिल जाएगा। तो d1 जो है वो हमारा क्या आएगा, हम डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं 160/3, ये d1 आएगा। d1 और d3 हमें मिल गया, तो इस d1 और d3 को हम इक्वेशन 1 2 3 इन तीन में से किसी में भी रख लें, किसी में भी रखेंगे तो हमें d2 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम d2 फाइंड करेंगे तो d2 हमारा आएगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख के ले रहे हैं -5/3। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में d1 और d3 रखेंगे तो यहाँ पे हम d2 निकाल सकते हैं। तो हमें d1 d2 d3 मिल गया। तो हमारा जो d आएगा वेक्टर, जो हमने वेक्टर d लिया था, वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, d1 यानी कि 160/3i, d2 यानी -5/3j और d3 -70/3k। और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम 1/3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 160i - 5j - 70k। ये आ गया d। तो ये d हमारा कैसा वेक्टर है, ये हमारा एक ऐसा वेक्टर है जो इस a वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, यानी इसके साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आएगा, इसके ऊपर अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी 0 आएगा, और अगर हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था।